आवाज पहुंच रही है पीछे तक। वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्ते। ठंड बढ़ रही है ना? तो आज हम लोग चलेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ही। कल जो क्लास हुआ था उसको केवल पॉइंट फॉर्म में रिपीट कर लेते हैं ताकि आप टॉपिक से लिंक हो जाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र में सबसे पहले देखा था कि पर्यावरण क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पर्यावरण को हम लोगों ने दो तरीके से परिभाषित किया था, यानी दो वे में गए थे। अगर सामान्य अर्थ समझते हैं तो क्या होगा, और अगर हम विशिष्ट अर्थों में जाते हैं तो कैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं और कैसे उसके उत्तर सामने आते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे कि पर्यावरण के प्रकार के ऊपर। तो प्रकार में हम लोगों ने उसे दो भागों में रख लिया था कि एक प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा क्या होगा, मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण हम लोग किसको कहेंगे ये हम लोगों ने लिखा था, और फिर उसके प्रकारों में हम लोग गए थे। तो प्राकृतिक पर्यावरण को भी हम लोगों ने, चूंकि ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनते हैं, इस आधार पर हम लोगों ने दो भागों में बांट लिया था। एक जैविक पर्यावरण होगा और दूसरा अजैविक पर्यावरण होगा। जैविक पर्यावरण को फिर से हमने क्या किया था, दो भागों में बांट लिया था। एक प्राणी या जंतु जो पर्यावरण होगा और दूसरा जो पादप पर्यावरण होगा, और उसको भी दो दो भागों में हो जाएगा, जो स्थल का है और जो महासागर का या जल का है। उसी तरीके से हम लोग जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें गए थे, तो उसको हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था कि तीन भागों में रखा था। एक स्थल मंडलीय पर्यावरण, दूसरा जल मंडलीय पर्यावरण और तीसरा क्या था, वायुमंडलीय पर्यावरण। और इन तीनों के को एग्जिस्टेंस का जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल पर्यावरण। और जैव मंडल शब्द जब भी यूज होता है तो इसका अर्थ है कि हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे किस पर, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना पर। और मानव वाले में भी हम लोगों ने दो देखा था कि सबसे पहले कुछ मानवीय पर्यावरण किसको कहेंगे और किस तरीके से उसके हम लोगों ने दो पार्ट किए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे पारिस्थितिक तंत्र में। तो पारिस्थितिक तंत्र में हम लोगों ने बेसिकली दो पॉइंट लिखा था कि ये है क्या, सिंपल वे में। और उसके बाद हम लोग उसके क्रोनोलॉजिकली जो डेवलपमेंट है, जो शब्द सब आए हैं, उसके ऊपर हम लोग चले गए थे। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या मिला था, एक इथोलॉजी या जैववास्की शब्द मिला था, जिसका अर्थ हम लोगों ने लिखा था। उसके बाद हम लोगों को जो दूसरा शब्द मिला था उसको हम लोगों ने क्या कहा था, हैक्सिकोलॉजी, उसका क्या अर्थ है वो लिखा था। तीसरा आइकोलॉजी था, चौथा जो था उसको पारिस्थितिकी, और पांचवा जो था पारिस्थितिक तंत्र था। उसके बाद हम लोग चले गए थे कि पारिस्थितिक तंत्र में जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोगों ने समझा था। तो उसको भी यहाँ पर दो भागों में रखा था। एक जैविक कंपोनेंट है और दूसरा क्या है, अजैविक घटक है। जैविक कंपोनेंट को हम लोगों ने तीन भागों में रख लिया था। इसमें एक था बेसिकली जो उत्पादक है, दूसरा जो उपभोक्ता है, और तीसरा जो अपघटक है। तो उत्पादक कौन होगा और किस तरीके के पर्यावरण में होंगे, किस प्रकार के होंगे, उसको हम लोगों ने लिखा था। उपभोक्ताओं की श्रेणियों को लिखा था कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी होगा, हमने इतना लिखा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि वो खाद्य श्रृंखला का जो लिंकेज होता है उस पर भी उपभोक्ताओं की संख्या निर्भर करेगी। कुछ खाद्य श्रृंखलाएं ऐसी होगी जिसमें आपको क्वार्टनरी और फिफ्थ स्तर तक का भी कंज्यूमर मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक अपघटक की श्रेणियां थी, जिसमें दो थे, एक अपघटक और दूसरे क्या थे, अप्रधारी थे। उसका कुछ एग्जाम्पल आया था। दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे कहां पर, तो जो अजैविक घटक है उसको हम लोगों ने तीन भागों में मैन्युटली कर लिया था। कि उसमें एक जो क्लाइमेटिकल फैक्टर है, जब हम जलवायु के तत्वों की बात करते हैं तो इसमें सौर प्रकाश आ जाएगा, उसी को तापमान भी आप कह सकते हैं, वर्षण है, उसके बाद जो आर्द्रता है, पवन है, वायुदाब है, इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटिकल फैक्टर कहते हैं। और दूसरा था मृदा से संबंधित कारक, या उसको इफेडिक फैक्टर कहते हैं, जिसमें मृदा खुद है, उसका पीएच मान है, उसमें उपस्थित खनिज है, और जो मृदा से संबंधित या धरातल से संबंधित रिलीफ है, उच्च आवाज है, वो इसमें शामिल है।
उसके बाद हम लोग एक अलग से कर लिए थे कि चूंकि कोई भी परितंत्र है तो उसके क्रियान्वयन के लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा का निवेश आवश्यक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि सौर ऊर्जा प्राइमरी एनर्जी के रूप में है, इसके अलावा कुछ जो ब्रह्मांडीय किरणें या रेडिएशन होता है वो भी है, जो भूतापीय ऊर्जाएं होती है, ये प्राकृतिक ऊर्जा है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण या उसका क्रियान्वयन होगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे पारिस्थितिक तंत्र का जो हायरार्की होता है संगठन के आधार पर, तो हम लोगों ने उसको एग्जाम्पल से समझा था कि अपने यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सबसे छोटे स्तर से और बड़े स्तर तक, तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा था कि हम इसे दो भागों में रख लिए थे कि एक होता है व्यष्टि स्तर पर अध्ययन और दूसरा होता है समष्टि स्तर पर अध्ययन। व्यष्टि स्तर में हम केवल एक जीव और उसकी जो कार्य प्रणाली फंक्शनिंग होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और समष्टि स्तर में हम समुदाय और उससे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बड़े तौर पर देखेंगे तो व्यष्टि सबसे नीचे हो जाएगा, व्यष्टि से ऊपर आ जाएंगे तो समुदाय होगा, फिर जैविक समुदाय होगा, फिर जैविक समुदाय के बाद जाएंगे तो पारिस्थितिक तंत्र होगा, पारिस्थितिक तंत्र के बाद भू परितंत्र होगा, फिर बायोम होगा, और फिर क्या हो जाएगा, जैव मंडल हो जाएगा। यहां तक हम लोगों ने कल क्लास किया था। आज हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, तो आज टॉपिक ये थोड़ा सा लंबा है। हाँ, जैविक घटक को अजैविक घटक, एक तो देखिए जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मृदा है, ठीक है, वैसे मृदा एक ऐसा कंपोनेंट है जो अजैविक घटक होते हुए भी वो बीज की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि उसमें जीवन तो है नहीं, क्योंकि लाइफ को सपोर्ट तो वो जरूर प्रदान करता है। तो जैविक घटक अजैविक घटक को इस रूप में प्रभावित करता है। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, मृदा है या जल है, तो मृदा को आप किस तरीके से प्रभावित करते हैं, एक इसका पॉजिटिव भी हो सकता है और एक निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मानव के कुछ प्रक्रम ऐसे होते हैं जो मृदा के लिए हानिकारक भी होता है, लेकिन अब कुछ ऐसी तकनीकें भी है यदि हम उस तरीके से काम करते हैं या उस तरीके से मृदा का यूज करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है या हम उसके सहयोगी हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कृषि के कई तरीके निकल गए हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होती है। ये एक ऐसी पद्धति है कि इससे मृदा की क्वालिटी भी बनी रहती है और हमें जो जरूरी चाहिए कृषि के लिए या कृषि चाहिए वो भी हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मृदा की नेचुरल क्वालिटी खराब होती है। तो मृदा एक ऐसा इकोसिस्टम का क्षेत्र है जिसको आप पॉजिटिव तरीके से भी प्रभावित करते हैं और नेगेटिव तरीके से भी प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से जल है, जल हम यूज करते हैं, मानव के डिफरेंट कार्यों में यूज होता है। इवन के आप जब देखेंगे तो घरेलू कार्य हो, नगरीय कार्य हो, औद्योगिक कार्य हो, सिंचाई का कार्य हो, परिवहन का कार्य हो, मनोरंजन का कार्य हो, जल विद्युत उत्पादन करना हो, इन सब कार्यों में जल की जरूरत होती है। लेकिन इन सभी कार्यों से जल का किसी न किसी से प्रकार से प्रदूषण भी होता है, ओवर यूज होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि कई जगह पर हम ऐसे होते हैं कि जो अजैविक घटक के लिए सहायक होते हैं, उनके संरक्षण में भी योगदान देते हैं। कई ऐसे हैं जहां पर हम उनके लिए हार्मफुल भी होते हैं। देखो, दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, आप ज्यादा और कम करके नहीं समझ सकते, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण का जो अजैविक घटक है वो आपको कैसे प्रभावित करेगा ये समझने की बात है। अजैविक घटक में जब बहुत ही आप संदूषण उत्पन्न करेंगे तो वो हैजार्ड के रूप में आपको प्रभावित करेगा। जब तक उसकी नेचुरल क्वालिटी है तब तक तो आपके लिए वो हार्म उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन अब अजैविक घटक के जो कंपोनेंट हैं आप उसको बहुत हद तक प्रभावित करेंगे, बहुत हद तक संदूषण करेंगे, तो फिर प्राकृतिक पर्यावरण क्या करती है, अपने तरीके से व्यक्ति को या मानव को नियंत्रित करना शुरू करेगी। और जब प्राकृतिक पर्यावरण अपने तरीके से नियंत्रित करना शुरू करेगी तो वो बेसिकली आपको नेचुरल हैजार्ड के रूप में कंट्रोल करना शुरू होगा। कभी फ्लड, कभी सूखा, कभी इस तरीके के इकोलॉजिकल इशू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो जब हमें नियंत्रित करेगा तो उसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर जाएगा। ये इसको इस रूप में समझना है आपको। तो ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। आज हम लोग इसमें एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कल थोड़ा बहुत इस पर चर्चा हुई भी थी। पारिस्थितिक तंत्र की जो कार्य प्रणाली सब होती है,
पारिस्थितिकीय पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग पारिस्थितिकीय अनुक्रमण को पढ़ेंगे, फिर एक पारिस्थितिकीय उत्पादकता होती है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका मेन सेगमेंट आ जाता है जिसको हम लोग जैव भू रसायन चक्र कहते हैं, उसका अध्ययन होगा। और कुछ इसमें टर्म सब हैं जिसका हमें अर्थ जानना है, तो वो कुछ कुछ लास्ट में आज यानी तो कल हम पीपीटी पर करेंगे। आज हम लोग पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्चुअल एरिया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नीचे में आप एक हेडिंग बनाइए, पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली। पारिस्थितिक तंत्र की कार्य प्रणाली। तो इसमें 4 सेगमेंट आ जाते हैं। इसमें एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं, दूसरा जो इसमें हो जाएगा उसको हम लोग खाद्य जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं, तीसरा जो इसमें आ जाएगा उसको हम लोग कहेंगे ऊर्जा प्रवाह कहते हैं, चौथा जिसमें सेगमेंट हो जाएगा उसको हम लोग पोषण स्तर कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो पहले और दूसरा को हम लोग समझते हैं फिर आ जाएंगे। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि खाद्य श्रृंखलाएं होती क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं डायरेक्ट, तब हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र है या वन पर्यावरण का क्षेत्र है, अगर यहाँ के खाद्य श्रृंखला को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उत्पादक के रूप में सबसे पहले कौन हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, हरे पौधे यहाँ के क्या हो जाएंगे, उत्पादक हो जाएंगे। इस हरे पौधे से आहार के रूप में कौन हो सकता है, कई हो सकते हैं, हम एक सिंगल रैखिक चैनल लेते हैं, इसको हिरन आहार के रूप में क्या कर सकता है, ले सकता है। हिरन को कौन ले सकता है, बाघ भी फीड कर सकता है, भेड़िया भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अभी यहाँ पर बाघ या शेर को ले लेते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे कि मान लीजिए तालाब है या कोई जल का इकोसिस्टम है या महासागर का भी इकोसिस्टम हो जाए। तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जब आप इसके खाद्य श्रृंखला पर जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले स्तर पर कौन हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन। ये महासागरीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र के क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। इस फाइटोप्लैंक्टन से आहार ग्रहण करने वाले जो होते हैं इसको हम लोग छोटी मछली या क्रस्टेशियन जीव कहते हैं। और इस क्रस्टेशियन को आहार के रूप में ग्रहण करने के लिए यहाँ पर बड़ी मछली या हेरिंग जैसी जो मछलियां होती है वो हो सकती है। इस हेरिंग को भी अगर सागर का पर्यावरण हो जाएगा तो व्हेल जो होता है 2 कैटेगरी का होता है, एक शाकाहारी होता है और एक मांसाहारी होता है, उसको व्हेल क्या कर सकता है, फीड कर सकता है। इसी तरीके से आप सी में चले जाएंगे, जैसे कि एक घास मैदान है जिसका कल भी एग्जाम्पल आया था। तो एक घास मैदान का जो खाद्य श्रृंखला होता है, यहाँ पर जो उत्पादक होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे हरे घास हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर जो ग्रासोफर्स होता है जिसको कीट कहेंगे वो हो जाएगा, यहाँ पर मेढक हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाज भी, या फिर इसे मोर भी खा सकते हैं। तो खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है, आप इस पर यूपीएससी में प्रीलिम्स में प्रश्न आया हुआ है। खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है बेसिकली क्या होते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहां से होगा, तो उत्पादक से शुरू होगा और ऊपर के ट्रॉपिक लेवल के जितने जीव होंगे क्रमिक रूप से उपभोक्ताओं की ओर वो जाएगा। सिंगल चैनल में होता है ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा खाद्य श्रृंखला की विशेषता ये होती है कि एक खाद्य श्रृंखला को पूरा करने में कई कम्युनिटी के जीव भाग लेते हैं। जैसे ग्रीन घास है तो इसका एक अपना कम्युनिटी है, जो ग्रासोफर्स कीट होता है उसका अपना कम्युनिटी है, मेढक एक है, ये है। तो इस खाद्य श्रृंखला को पूरा करने में 5 कम्युनिटी के जो जीव हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं 3 है, इसमें भी क्या है, 3 है। तो इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जाते हैं तो खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती है, इसमें एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं चराई खाद्य श्रृंखला कहते हैं,
और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरद हारी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला और अपराधारी खाद्य श्रृंखला में बेसिक डिफरेंसेस ये है कि चराई खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो बेसिकली उत्पादक से शुरू होती है, और जो अपराधारी खाद्य श्रृंखलाएं होती है या अपराध खाद्य श्रृंखलाएं होती है ये शुरुआत होती है मृत पदार्थों से होती है। तो अगर ये मृत पदार्थ से शुरू होगा, इसका अर्थ है कि जो वनस्पति या जैविक मृत पदार्थ होता है वहां से इसकी शुरुआत होगी। और मृत पदार्थ को आहार के रूप में कौन ग्रहण कर सकता है? तो इसको केंचुआ आहार के रूप में ग्रहण कर सकता है। इस केंचुआ को आहार के रूप में कौन ग्रहण कर सकता है? कुछ छोटे छोटे जो पशु पक्षी होते हैं खासकर, वो इसे आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप इसे यहां पर लिख सकते हैं, इसको चूजा खा सकता है। और चूजे को कौन आहार के रूप में ले सकता है? तो बाज या जो मोर है वो उसे क्या कर सकता है? आहार के रूप में ले सकता है। तो जब खाद्य श्रृंखलाओं की शुरुआत सड़े गले मृत पदार्थों से होती है तो हम उसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहेंगे, और जब उत्पादक से शुरू होती है तो हम उसे क्या कहेंगे? चराई खाद्य श्रृंखला कहेंगे। तो ये एक हो जाएगा जो अपरद खाद्य श्रृंखलाएं होती है उसका एग्जाम्पल, और इधर हम लोगों ने जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? चराई खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो लिखेंगे आप इसको पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, इसमें लिखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जब उत्पादक से लेकर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण क्रमिक रूप से हो तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उसी में, लिखिए एक खाद्य श्रृंखला को पूरा करने में कई समुदाय के प्राणी या जीव भाग लेते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए यह सिंगल चैनल में होता है। चौथा पॉइंट लिखिए खाद्य श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती है। तो पहला आप लिखेंगे चराई खाद्य श्रृंखला। इसके सामने में लिखेंगे एक लाइन चराई खाद्य श्रृंखला में, लिखिए यह उत्पादक से शुरू होता है। चराई खाद्य श्रृंखला यह उत्पादक से शुरू होता है। और दूसरा लिखेंगे अपरद खाद्य श्रृंखला। इसके सामने में लिखेंगे यह
मृत पदार्थ, यह मृत पदार्थ से शुरू होता है, यह मृत पदार्थ से शुरू होता है। तो आप सारे इसको बना डालिए नीचे में। ये तीनों एग्जाम्पल किसका है? चराई खाद्य श्रृंखला का। और ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? अपरद खाद्य श्रृंखला का। क्या? कितने जीव शामिल हो रहे हैं ये उस पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर, जैसे यहां पर आपके 3 एग्जाम्पल हैं, आप खुद देख लो कि ये कहना कि इसमें इतना, वो है कि किस पारिस्थितिक तंत्र का खाद्य श्रृंखला है उस पर निर्भर करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक घास के मैदान में कहां कितने 5 जीव शामिल हुए हैं। यहां पर हमने एक हरे पौधे को लिया, यहां 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसी तरीके से तालाब में भी आप जाएंगे तो तालाब का ये होगा, अगर आप महासागर में लेकर चले जाएंगे तो ये उसके ऊपर और भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कितने जीव होंगे किसी भी खाद्य श्रृंखला में, और यहां पर यही नहीं रुकेगा, क्योंकि इस सभी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन सा होगा? जो अपघटक जीव होते हैं वो हो जाएंगे यहां पे। तो अपघटक यहां पर हो जाएगा। तो ये निर्धारित करना कठिन काम है। ये निर्भर करेगा कि किस पारिस्थितिक तंत्र का वो खाद्य श्रृंखला है, उस पर निर्भर करेगा कि उसमें जीवों की हायरार्की कितनी होगी और कहां पर जाकर वो एंड होगा। कार्बनिक पदार्थ का है, बिल्कुल, जो शरीर में रहता है ना। जैसे हम फीड लेंगे तो हमारे जैविक, वो भी आगे चर्चा होगा, बिल्कुल आप सही करें कि ये जो जैविक कार्बन की मात्रा होती है ये कार्बनिक पदार्थ होगा, उसका ट्रांसफर है ये। बन गया डायग्राम। इस पर एग्जाम में आता है प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं कि इसमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है। तो ऐसा है कि आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि जब अपरद खाद्य श्रृंखलाएं होंगी तो हमें शुरुआत कहां से करनी है? मृत पदार्थ से। और जब चराई खाद्य श्रृंखलाएं होंगी तो हमें शुरू कहां से करना है? उत्पादक से। उत्पादक के ऊपर जाएंगे तो हमेशा सोचना है कि शाकाहारी होगा। शाकाहारी के ऊपर जाएंगे तो फिर से क्या हो सकता है? शाकाहारी या मांसाहारी हो सकता है। फिर उसको इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, तो आपको इस तरीके के प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। बन गया है। नीचे में लिखेंगे खाद्य जाल, फूड वेव। खाद्य जाल, इसमें भी लिखेंगे दोलन। तब तक हम एक डायग्राम बनाते हैं। लिखेंगे खाद्य जाल में। लेकिन यह भी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, यह भी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लेके, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक से लेके विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर उत्पादक से लेके विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के, ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के, ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों के क्रमिक स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है या दिखाता है। क्रमिक स्थानांतरण को दिखाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। लिखिए, इसमें ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ, इसमें ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण, इसमें ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का स्थानांतरण कई चैनलों के माध्यम से होता है। कई चैनलों, कई शाखाओं के माध्यम से होता है। कई शाखाओं के माध्यम से होता है। तीसरा पॉइंट उसमें भी लिखेंगे। लेकिन इसको पूर्ण करने में भी, इसको पूर्ण करने में भी
कई समुदाय के प्राणी या जीव, कई समुदाय के प्राणी या जीव भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। देखिए जैसे ये जो हम बता रहे हैं ना, ये आर्कटिक खाद्य जाल का डायग्राम है, तो आप बनाइए इसको और इसको समझिए। इसको वालरस जो है सो भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, इसको मछली भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, और क्रस्टेशियन और छोटे जीव जो होते हैं उसको व्हेल भी खा सकता है। जो व्हेल, इस मछली को व्हेल खा सकती है। मछली को जो भालू होता है या ध्रुवीय भालू आप कहते हैं वो खा सकता है। जो पोलर बियर का भोजन होता है वही होता है, तो इसको ध्रुवीय भालू खा सकता है। और इसको कौन खा सकता है? मानव खा सकता है। व्हेल को भी मार के खाए जाते हैं, वॉलरस को भी खा जाएंगे। इसको कहेंगे आर्कटिक खाद्य जाल। डाइटम यहां का उत्पादक है। नॉर्मल अगर आप समझना चाहेंगे तो ग्रीन प्लांट ले लेंगे यहां पे, वॉलरस है, अब दिख रहा है? ऊपर से बना लिए? सही है। अब अभी जो सामने में ना उसको बनाइए, फिर मैं कर दूंगा, बस 2 सेकेंड। उधर से जाते हैं तो लोग कहते हैं, अब देखो मैं कहा जाऊं। बन गए। वैसे भी बिल्ली खरगोश के 56 के आंकड़े होते हैं, देख जाए तो उसके बिल्ली का 36 का मतलब कि जैसे आप चिकन को देखते हैं ना, लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, वैसे ही बिल्ली इसको देखते हैं, इसकी लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। आप चिकन को खाते हैं या चिकन आपको खाता है, ये बताओ। आप चिकन को खाते हैं तो बिल्ली खरगोश को खा जाएगी।
जिन्होंने ऊपर का नहीं बनाया है वो बना लीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। यहां से एक दो पॉइंट आपको और समझना है इसमें कि अब खाद्य जाल जो है, अंतर दोनों में तो क्लियर हो गया कि दोनों में सिमिलरिटी क्या और दोनों में डिफरेंसेस क्या, ये क्लियर है। अब यहां पर ये है कि खाद्य जाल में आप देख रहे हैं कि चैनल कई सारे बन जा रहे हैं, और अधिक चैनल बनने के कारण क्या होता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश बढ़ जाएगा। कुल ऊर्जा का जो निवेश होता है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इसलिए क्या होगा कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र की जो स्थिरता होती है वो क्या होगी, बढ़ जाती है। जैसे आपके शरीर में अगर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा आप हेल्दी होने लगेंगे। तो ठीक उसी तरीके से पर्यावरण में इससे क्या होता है कि ऊर्जा का निवेश बढ़ता है और वो पारिस्थितिक तंत्र थोड़ा सा स्टेबल की ओर होना शुरू हो जाता है। तो नीचे में एक पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखिए थोड़ा सा एसी बंद करवा दीजिए, आ देते हैं लोग कह रहे हैं। लिखेंगे एक पॉइंट इसमें और, उसमें अगले एक पॉइंट लिखेंगे खाद्य जाल में। लिखिए खाद्य जाल में, खाद्य जाल में, खाद्य जाल में अनेक शाखाओं के माध्यम से, खाद्य जाल में अनेक शाखाओं के माध्यम से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का, अनेक शाखाओं के माध्यम से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का, ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ का निवेश होता है या प्रवाह होता है, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र के, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बढ़ते जाती है, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता बढ़ते जाती है। तीसरा लिखेंगे ऊर्जा का प्रवाह। खाद्य श्रृंखला से, खाद्य श्रृंखला ही खाद्य जाल, वो तो पर्यावरण के ऊपर निर्भर करेगा ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंगल चैनल जो है, ये एक चैनल चले जाएंगे तो सिंगल है ना, कि यहां से निकल रहे हैं तो हरन सीधे चले जा रहे हैं, यहीं से एक जो निकल गया है तो वो आपको इधर ले जा रहा है। तो खाद्य श्रृंखला से ही खाद्य जाल का मार्ग बनना शुरू हो जाएगा। अगर परितंत्र में जीवों की संख्या अधिक है और विभिन्न समुदाय के जीव हैं तो वो खाद्य श्रृंखलाएं धीरे धीरे क्या होगी, खाद्य जाल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अपराधारी से क्यों नहीं बनेगा, जैसे एक एग्जाम्पल था ना यहाँ पे, उसी में आप चलें। जैसे कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि मृत जैविक पदार्थ से शुरू हुआ है, उसको चूजा केंचुआ खा रहा है। केंचुआ को तो कई जीव खा सकता है ना, कि नहीं खाता है, वो हमने एक सिंगल लिया है कि इस तरीके से होगा तो होगा। अब उसी केंचुआ को कौन खा सकता है, चूजा खा सकता है, मुर्गे खा सकते हैं, अन्य पक्षियां खा सकते हैं। तो वहां से चैनल बनना शुरू हो जाएगा, उसी पॉइंट से चैनल बनना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर आप जाएंगे, जैसे हमने लिखा है कि चूजा खाता है तो उसको बाज या मोर खाता है, तो उस तरीके से आप जैसे जाएंगे, ठीक जैसे मृत जैविक पदार्थ से ऊपर जाएंगे वहीं से चैनल बनना शुरू हो जाएगा। आयु बढ़ना कहना थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि आयु का होना ये बहुत सारे कारक पर निर्भर करता है, लेकिन ये जरूर हो जाएगा कि तंत्र की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और तंत्र की स्टेबिलिटी बढ़ने का अर्थ है कि इसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र की साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था कहने का अर्थ है कि वो तंत्र मोर स्टेबल कंडीशन की ओर जा रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर उस तंत्र पर कोई बाहरी आघात होता है तो वो तंत्र थोड़ा सा उसको सहन करने की क्षमता में रहेगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो जो इकोसिस्टम होगा दीर्घायु हो जाएगा। लेकिन आप इसको टेक्निकल वे में समझिए कि ये पारिस्थितिक तंत्र की साम्य अवस्था की ओर ले जाएगा। लिखेंगे ऊर्जा प्रवाह। कल इस पर चर्चा हुई थी, आप लिखिए इसमें 2 लाइन, तब हम आगे बताएंगे आपको। देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में
ऊर्जा का प्रवाह किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह उष्मा गति के थर्मोडायनेमिक्स के उष्मा गति के दूसरे नियमों पर आधारित है, दूसरे नियमों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार डैश देके पहला पॉइंट लिखेंगे। इस नियम के अनुसार डैश देके पहला पॉइंट लिखेंगे। स्थिर द्रव्यमान वाले पारिस्थितिक तंत्र में स्थिर द्रव्यमान वाले पारिस्थितिक तंत्र में ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है, ना तो ऊर्जा का निर्माण होता है और ना ही विनाश, केवल उसके रूप का परिवर्तन होता है, केवल उसके रूप का परिवर्तन होता है, केवल उसके रूप का परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। देखिए, जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है या परिवर्तित होती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है या परिवर्तित होती है, तो उसकी कुछ मात्रा क्षय हो जाती है, जो तंत्र में विनाश हो जाती है, क्षय हो जाती है, जो तंत्र में पुनः वापस नहीं आता, जो तंत्र में पुनः वापस नहीं आता। आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम बताते हैं आपको। वही हुआ एक तरीके से। पीसी का क्या अर्थ हो जाएगा? पीसी का क्या अर्थ होगा? टीसी का, और एससी का सेकेंडरी कंज्यूमर है। थोड़ा सा ऊपर लेने के लिए लोग कह रहे हैं, ले सकते हैं क्या?
अब जो लिखे हैं क्या इस डायग्राम से साबित हो रहा है? आपको कुछ पता चल रहा है इसमें? मृदा और उसके साइड में है अपघटक। बन गया। अब इस स्टेज में जो है सब बना लीजिए, पहले इतना बन गया है ना, मैं कर देता हूं, मतलब ये बन गया है ना। हाँ तो अब ये है। इस डायग्राम का अर्थ क्या है, आप इसको ध्यान से समझिए। जो ऊर्जा का फ्लो होता है वो किस तरीके से होगा और किस प्रकार से होगा, ये इसमें है। जैसे इस डायग्राम में ये है कि हमने लिखा है कि एक स्थिर द्रव्यमान वाला अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र है तो उसमें क्या होगा, ना तो ऊर्जा का निर्माण होगा और ना ही क्या होगा, विनाश। केवल इसका क्या होगा, स्टेज चेंज होगा, रूप जो है वो चेंज होते रहेगा। और दूसरा हम लोगों ने लिखा है कि इस क्रम में क्या होगा, प्रत्येक पोषण स्तर पर या उसमें प्रत्येक जो ट्रॉपिक लेवल के जीव होते हैं, श्वसन कार्य के दौरान जो ऊर्जा रिलीज करेंगे वो फिर से वापस नहीं आएगा। तो इस डायग्राम में यही है कि जैसे मान लीजिए कि ये उत्पादक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्शियरी कंज्यूमर है। इस डायग्राम का अर्थ यह है कि जब इन सभी श्रेणी के उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है तो इनके शरीर में जो जैविक पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, जो सूक्ष्मजीवी होते हैं जिसमें हमने कवक और जीवाणु का नाम लिखा है, वो क्या करेंगे, इनको विघटित करके किस में शामिल कर देंगे, मृदा में शामिल कर देंगे। और जब मृदा में वो शामिल हो गया है तो फिर से वो किसके लिए उपलब्ध है, ग्रीन प्लांट के लिए, उत्पादक के लिए फिर से उपलब्ध है। जैसे ही मृदा से ये तत्व उत्पादक में आएंगे फिर उत्पादक से क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर ट्रांसफर होना शुरू होगा। फिर वही होगा कि प्रत्येक श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं और उत्पादक हैं इनकी मृत्यु होगी और मरने के बाद इनके शरीर में जो भी बायोमास होता है, जैव भार होता है, उससे ये जो सूक्ष्मजीवी कवक और जीवाणु होते हैं आहार ग्रहण करेंगे, शेष बचे भागों को क्या करते हैं, मृदा में शामिल कर देंगे और फिर मृदा में शामिल है तो फिर से ये नए प्लांट के लिए क्या है, पोषक तत्व के रूप में उपलब्ध है। और दूसरा इसमें है तो एक तो ये चक्रीय क्रम हमें दिखाई दे रहा है कि ऊर्जा का रूप बदल रहा है और फिर से वो नए प्लांट के लिए अवेलेबल हो रहा है। और दूसरा है कि जो उत्पादक होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, ये सभी ट्रॉपिक लेवल के जीव क्या करते हैं, श्वसन कार्य करते हैं। और श्वसन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या होता है कि फिर से वापस नहीं आता है। तो इस लाइन से हमने यही बताया है कि प्रत्येक जो पोषण स्तर के प्राणी है वो श्वसन के दौरान रिलीज कर रहे हैं ऊर्जा, जो तंत्र में फिर से वापस नहीं आएगा और एक सिस्टम इस तरीके से चलेगा। और चूंकि उत्पादक हैं तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का निर्माण करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक घटक है वो कहां से मिलेगा, सूर्य प्रकाश से मिलेगा। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और मृदा से कई प्रकार के पोषक तत्व लेते हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें ऊर्जा का संचार होता है। कल इस पर चर्चा हुआ था लेकिन यहां फिर से एक बार आप समझ लीजिए। जैसे चौथा पॉइंट हमने इसमें लिखा है कि एक होता है पोषण स्तर, होता है ट्रॉपिक लेवल कहते हैं हम लोग इसको। तो पोषण स्तर कल का हमने बताया था कि पोषण स्तर हम लोग कहते हैं कि खाद्य श्रृंखला में जिस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे, जिस जगह से ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफर होता है, उस स्तर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो इसमें यहां से शुरू होता है तो जो उत्पादक होता है किसी भी पर्यावरण में, ये ट्रॉपिक लेवल 1 का निर्माण करते हैं। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो क्या करते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2 का निर्माण करते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो ट्रॉपिक लेवल 3 का निर्माण करेंगे और ये जो होंगे ये क्या करेंगे, पोषण स्तर 4 का निर्माण करेंगे।
पोषण स्तर की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन कम से कम एक खाद्य श्रृंखला में 3-4 पोषण स्तर जरूर बनेंगे। जैसे आपने जो घास के मैदान में देखा था, वहां पर हमें देखने को मिला था कि 5-6 स्तर तक पोषण स्तर के प्राणी मिल रहे थे। तो कम से कम 3 या 4 पोषण स्तर तो होगा ही, और उसके ऊपर भी हमें मिल सकते हैं। तो पोषण स्तर जो है इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, और अगर मैं इस तरीके से एक प्रश्न बनाऊं तो आप हमें बताइए कि इसमें क्या सही होगा। जैसे एक क्वेश्चन हो जाए कि पोषण स्तर 2 के प्राणी के बारे में क्या सही है, प्राणी के बारे में सही क्या है, ये आपको बताना है। सभी अपने मन में सोचेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि ये शाकाहार होते हैं, शाकाहार होते। दूसरा, ये उत्पादक होते। तीसरा, ये उपभोक्ता होते। चौथा, ये शाकाहार एवं मांसाहार दोनों हो सकते हैं। अगर इस तरीके से प्रश्न आता है तो आप क्या इसका उत्तर देंगे? अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक ना? तो इसमें ओनली वे हो जाए, 1, 3, 4 हो जाए, 1 और 3 हो जाए, और ऑल ऑफ दैम हो जाए, तो क्या होगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा ना, क्योंकि ये शाकाहार मांसाहार दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट फीड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। तो डायरेक्ट फीड प्लांट से लेने का अर्थ है कि ये तो ऑप्शन में जाएंगे नहीं। और उत्पादक होते नहीं, क्योंकि ये फीड लेते हैं उनसे, प्लांट से। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे कि प्रथम पोषण स्तर या द्वितीय पोषण स्तर के जो प्राणी होते हैं उनके बारे में क्या सही है, क्या गलत है। ये ऐसे प्रश्न में जब आप थोड़ा ऑप्शन पे भी चला जाना चाहिए, कि ऑप्शन से भी कई बार आंसर निकल आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि चौथा गलत है, तो आप इसको निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें 4 है, तो ये नहीं होगा। ऑल ऑफ देम कहने का था कि इसमें 4 है, ये भी नहीं होगा। तो अब आपके पास बचे ऑप्शन ए और सी। तो फिर अगर आपकी पूर्ण जानकारी नहीं है तो यहाँ पर आप 20-20 या 50-50 खेल सकते हैं, लेकिन बहुत सामान्य प्रश्न है तो आप आराम से। तो इसलिए प्रश्न कई बार क्या होता है, अभी जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, या 100% मान लीजिए कि जो पीटी पास भी करते हैं, कोई भी 30, 35, 40, 35 से ज्यादा 100% सही नहीं जानता है। उसके बाद उसके जो तरीके होते हैं एलिमिनेशन के, थोड़ा जो अपना अनुभव होता है, उसी के आधार पर वो स्कोर तक पहुंचते हैं। क्योंकि प्रश्न इस तरीके के होते हैं कि कोई कह दे कि मैं कंफर्म 50 सही जानता था, ये थोड़ा सा टिपिकल काम है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होगा वो 1-2 होते हैं, वही कर पाएंगे, नहीं तो सब उसके बाद ऑप्शन में प्रवेश करके थोड़ा सा अनुभव के हिसाब से एलिमिनेशन के प्रोसेस होकर अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सब भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है कि कैसे हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल लें। अगर डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो ऑप्शन में हम कैसे जा सकते हैं। नहीं हो सकता है, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाए? जैसे तालाब है, एक तालाब से कैसे जा सकता है? मान लीजिए कि एक तालाब है, एक झील है, एक नदी है, तो तालाब का जो जीव होगा वो अपना अलग होगा ना, उसका कम्युनिटी। नदी का जो जीव होगा उसका अपना अलग कम्युनिटी होगा। तो नदी में जो ऊर्जा का प्रवाह होगा या जो जीव होंगे वो तालाब में नहीं होगा, जो तालाब में होगा उसमें नहीं होगा, ये एक अलग हो जाएगा। ये सभी एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाएंगे। जैसे आप मरुस्थल देखो, मरुस्थल में जो पाए जाने वाले जीव हैं या जो घास मैदान में पाए जाने वाले जीव हैं वो अलग होते हैं। वन क्षेत्र में जो पाए जाने वाले होंगे वो अलग होंगे। तो नॉर्मली एक दूसरे परितंत्र में, इसलिए हमने लिखा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में होगा, हर एक पारिस्थितिक तंत्र का हर एक ऊर्जा काम नहीं करेगा, अपने अपने परितंत्र के अपने अपने ऊर्जा सिस्टम होंगे। अब प्रवासी पक्षी जो होंगे वो तो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं ना, तो वो तो नहीं है, वो वहां का है ही नहीं, लेकिन जो वहां का स्टेबल है वो तो उसी के लिए है।
जैसे देखो, अब कुछ मैमल्स होते हैं जो जिसको आप ये कहते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, तो ये तो एक्सेप्शन हो गया। लेकिन आप खुद समझो कि एक जगह तालाब है और एक झील है, क्या दोनों इकोसिस्टम एक दूसरे से ओवरलैप कर सकता है? नहीं करेगा। तो एक का ऊर्जा दूसरे में कैसे जाएगा? ये वही होगा जो ऐसे जीव हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, तो वो ये काम कर सकता है। लेकिन नॉर्मली यदि आप कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो वो क्या होगा, अपने अपने इकोसिस्टम के अपने अपने ऊर्जा होंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? लिखेंगे पोषण स्तर, एक हेडिंग बना लेंगे, पोषण स्तर। पोषण स्तर पॉइंट वाइज लिखेंगे इसमें। लिखिए, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ, ऊर्जा और रासायनिक पदार्थ उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर, उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर क्रमिक रूप से होता है, क्रमिक रूप से होता है, क्रमिक रूप से होता है, उस क्रम में जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, उस क्रम में जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में, ऊर्जा एक जीव से, उस क्रम में जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है, उसे पोषण स्तर कहते हैं, उसे पोषण स्तर कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लेकिन पोषण स्तर का संबंध, पोषण स्तर का संबंध खाद्य श्रृंखला से है, पोषण स्तर का संबंध खाद्य श्रृंखला से है। तीसरा पॉइंट, लिखिए एक पोषण स्तर में या एक खाद्य श्रृंखला में, एक खाद्य श्रृंखला लिखिए, एक खाद्य श्रृंखला में कम से कम 4 पोषण स्तर मिलते हैं, कम से कम 4 पोषण स्तर मिलते हैं। नीचे में एक हेडिंग बनाएंगे, पारिस्थितिकीय पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड। तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है नंबर पिरामिड, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पिरामिड। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोमास पिरामिड या जैव भार कहते हैं इसको। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड। पिरामिड मिस्र वाला देखा है ना, मतलब वहां गए नहीं, डायग्राम तो देखा होगा। कैसा होता है देखने में? वो त्रिभुज नुमा होता है ना, बेस चौड़ा होता है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वो क्या होता है, नुकीला होते जाता है। तो पारिस्थितिकीय पिरामिड का जो कॉन्सेप्ट है कुछ इसी पर आधारित है। ये इसमें होगा क्या और किस तरीके से इसे हमें समझना है कि पारिस्थितिकीय पिरामिड में क्या होता है कि जब हम किसी एक इकोसिस्टम को ले लें और उस इकोसिस्टम में जो प्रत्येक पोषण स्तर के जीव हैं, प्रत्येक पोषण स्तर का उत्पादक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर,
जो प्रत्येक पोषण स्तर के जीव हैं उनकी जो कुल संख्या होती है हर एक स्तर पर। दूसरा, प्रत्येक पोषण स्तर के जीव का जो कुल बायोमास होता है, बायोमास का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल पर जीव में उपस्थित या संचित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहेंगे, उसका बायोमास कहते हैं। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर जो जीवों के बायोमास होते हैं और उन सभी पोषण स्तर के प्राणियों के बीच जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, अगर हम इन तीनों चीज का ग्राफीय प्रेजेंटेशन करते हैं तो वो त्रिभुज नुमा रूप धारण करना शुरू करता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। चार्ल्स एल्टन इसके जनक माने जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको एल्टन पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, जैसे हमने लिखा, एक संख्या पिरामिड है, एक बायोमास पिरामिड है और दूसरा क्या है, ऊर्जा पिरामिड है। संख्या पिरामिड क्या होता है और हम इसे कैसे समझेंगे, आप ध्यान से देखिए। संख्या पिरामिड जो होता है किसी भी पर्यावरण में या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस पर्यावरण में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ जीव जो है वो कितने हैं। तो जैसे एक उदाहरण के लिए आप ले लेंगे, जैसे ये घास का मैदान हो जाए या तालाब भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो घास के मैदान का जो संख्या पिरामिड होता है ना, ये क्या होगा, सीधा होता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम मान लें हरे घास है तो हमें यहाँ पर हरे घास की संख्या क्या हो सकती है, सबसे अधिक मिलेगी, तो हरे घास की संख्या। इसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर है यानी कि जो ग्रासोफर्स होता है, जो कीट होते हैं, उसकी संख्या घास से क्या होगी, कम होती है। इसके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी जो मेढक है, उसकी संख्या उससे क्या होगी, कम होगी। और उसके ऊपर हम चले जाएंगे तो जो टर्शियरी कंज्यूमर है, जो उसकी संख्या कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम आधार से ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, जीवों की संख्या घटती है। और इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वो जो पिरामिड है वो क्या होता है, त्रिभुज नुमा रूप धारण करना शुरू होता है। अगर आप तालाब का लेंगे तो उसका भी संख्या पिरामिड सीधा ही होगा, क्योंकि तालाब में जो उत्पादक है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। तो फाइटोप्लैंक्टन लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। उसके ऊपर जो क्रस्टेशियन छोटी मछलियां होंगी वो संख्या में कम होती है, और उसके ऊपर जो बड़ी मछलियां होगी वो क्या होंगी, संख्या में कम होती है। तो तालाब का जो संख्या पिरामिड होगा वो भी क्या होगा, सीधा होगा। लेकिन अगर हम एक वृक्ष के संख्या पिरामिड को देखेंगे तो ये क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। यहां पर एक वृक्ष करने के सिंगल वृक्ष की हम बात कर रहे हैं। तो एक सिंगल वृक्ष अगर यहां पर है तो इसका संख्या पिरामिड क्या होता है, रिवर्स कर जाता है। एक वृक्ष है, इस पर जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो शाकाहारी होते हैं, आप सीधा से इसको इमेजिन कीजिए, आपका घर है, उसके कैंपस में एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, जिसके घर के कैंपस में तो इसको बहुत आसानी से इमेजिन करेंगे। अब आप देखिए कि वो एक पेड़ है, उस पेड़ पर आप देखेंगे कि 4-5 पशु पक्षियां तो रहते ही हैं, जो उससे फल या उस तरीके का आहार ग्रहण करके रहते हैं। तो उसकी संख्या क्या होगी, उससे अधिक होती है। और उसके ऊपर आप देखेंगे कि कई छोटे छोटे कीड़े सब होते हैं, पेड़ पर बहुत संख्या में होते हैं। तो उस शाकाहार से या वनस्पति जो होती है उससे भक्ष्य के रूप में ग्रहण करने वाले जीवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो एक सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या क्या होगी, अधिक होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो संख्या पिरामिड होगा ये तो सीधा हो गया, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे रिवर्स पिरामिड, और ये किसका है, तो एक वृक्ष का है, सिंगल वृक्ष का जो होता है वो रिवर्स होगा। साथ ही साथ क्या होता है कि जो संख्या पिरामिड होता है ना, कई बार हमें स्पिंडल शेप में भी मिलता है। स्पिंडल शेप करने का अर्थ है कि जैसे यहाँ पर सेकेंडरी है तो इसकी संख्या हम मानने के लिए समझ सकते हैं। अब हम स्पिंडल वाले में जा रहे हैं, एक है, हम समझने के लिए मान लेते हैं इसकी संख्या 2 है और इसकी संख्या क्या है, 3 है। लेकिन इसको भक्ष्य के रूप में लेने वाला हो सकता है कि कोई एक ही जीव है, तो फिर ऊपर में क्या हो जाएगा, वो संकुचित होना शुरू हो जाएगा। तो संख्या पिरामिड जो होता है सीधा होगा, उल्टा होगा, और कई ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं जहां पर संख्या पिरामिड हमें स्पेंडल फॉर्म में भी मिल सकता है। यानी कि जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो जीवों की संख्या रिवर्स वाले में क्या हो सकती है कि ऊपर जाने के बाद ये कम हो जाए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेंडल शेप कहते हैं। फिर से आप इसको एक बार समझिए,
कि संख्या पिरामिड जो होता है ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या कितनी है उसके बारे में हमें बताता है। दूसरा क्या है कि संख्या पिरामिड जो होता है ये सीधा भी होगा और रिवर्स भी होगा। तो सीधा संख्या पिरामिड जैसे घास का मैदान है, जैसे तालाब है, इसका संख्या पिरामिड क्या होगा, सीधा होता है। लेकिन अगर केवल हम एक वृक्ष के संख्या पिरामिड की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उल्टा होगा, रिवर्स होता है। इसी तरीके से जो बायोमास पिरामिड होता है, बायोमास पिरामिड जैसे हमने पहले कहा कि बायोमास पिरामिड या इसको हम लोग जैव भार पिरामिड कहते हैं। बायोमास का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल में जो वो पर्यावरण है उसमें जो डिफरेंट पोषण स्तर के जीव हैं उन जीवों के शरीर में संचित कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है। यानी कि ट्रॉपिक लेवल 1 पर जो जीव है उसमें संचित कार्बनिक पदार्थ कितना है, 2 पर कितना है, 3 पर कितना है, 4 पर कितना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, अगर आप भी ज्यादा हो या कम भी हो तब भी असंतुलन हो जाएगा। आप हर एक जीव की अपनी भूमिका है। जैसे आप मान लो कि एक देखा है कि घास के मैदान में, घास के मैदान से अगर आप बीच में से किसी एक जीव को हटा दो वो तंत्र असंतुलित होना शुरू हो जाए। बीच से हटा दो या ऊपर से हटा दो, कहीं से आप हटा के देख लो। अगर ऊपर से हम बाज या मोर को हटा देते हैं तो सांप की संख्या बढ़ जाएगी, सांप की संख्या बढ़ जाएगी, वो अन्य जीवों के लिए हानिकारक होगा। अगर बीच से हम मेढक को ही हटा देते हैं तो सांप की संख्या कम हो जाएगी, कीट की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कीट को जो भक्ष के रूप में लेने वाला है वो समाप्त हो गया है। तो वो तंत्र असंतुलित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रकृति ने सब जीवों की अपनी अपनी भूमिका निर्धारित की है कि आपकी क्या भूमिका है। उसमें से हम अगर एक जीव को भी रिप्लेस कर देते हैं या संख्या बढ़ जाती है या संख्या कम हो जाती है तो वो तंत्र असंतुलित होना शुरू हो जाएगा। अभी चलेंगे, इसी में आ जाएगा जो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, इसी में आ जाएगा। ये जो ऊर्जा पिरामिड है ना उसमें आ जाएगा। तो बायोमास पिरामिड जो होता है ना ये भी क्या होगा, संख्या पिरामिड के जैसा सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। अब आपको सोचना है कि किसका बायोमास पिरामिड सीधा होगा और किसका बायोमास पिरामिड जो होगा वो रिवर्स करेगा। तो जैसे आप एक उदाहरण देख लो कि जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र है, वन है, तो वन पारिस्थितिक तंत्र का जो बायोमास पिरामिड होगा वो सीधा है, क्योंकि यहां पर हरे घास है तो हरे घास में संचित कार्बनिक, हरे घास नहीं, हरे प्लांट है, ग्रीन प्लांट, तो इस ग्रीन प्लांट में संचित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक है, यानी हरे पौधे हैं यहाँ पे। इसके ऊपर जो आहार के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शियरी कंज्यूमर है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जीव जो है प्रत्येक पोषण स्तर पर उसमें जो संचित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा है वो धीरे धीरे क्या होते जाती है, कम होते जाती है। तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र का जो बायोमास पिरामिड होता है वो सीधा होगा। लेकिन अगर हम एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में चले जाएंगे तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र का जो बायोमास पिरामिड होगा वो रिवर्स कर जाएगा, क्योंकि तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जो उत्पादक है यहाँ पर ये कौन है, फाइटोप्लैंक्टन या प्लैंक्टन है। तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनका यदि मान लीजिए लाखों की संख्या में भी है तो भी इनके बायोमास क्या होंगे, बहुत ही कम होते हैं। अगर इसके ऊपर छोटी मछलियां हैं तो छोटी मछलियों में इसके तुलना में क्या होगा, बायोमास अधिक होगा। और इसके ऊपर अगर बड़ी मछली है तो इसके शरीर में क्या होगा, जो जैव भार है वो अधिक है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे बायोमास बढ़ेगा और यहाँ पर क्या हो रहा है, घटता है। ये क्या हो जाएगा, घटता है। यहाँ पर आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बायोमास क्या होगा, बढ़ता है। तो संख्या पिरामिड के समान बायोमास पिरामिड भी क्या हो सकता है, सीधा और उल्टा हो सकता है। और आपका जो प्रश्न था वो अब यहाँ पे आ जाएगा। जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है ना, ये केवल सीधा ही होगा, ये रिवर्स नहीं होता है।
रिवर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो यूनिडायरेक्शनली होता है, एक दिशीय होता है। तो इसमें होता क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक प्रिंसिपल पर आधारित है, जिसको हम लोग कहते हैं लिंडमान का 10% लॉ कहते हैं, लिंडमान का 10% नियम कहते हैं इसको हम लोग। ये नियम कहता है, लिंडमान का 10% नियम, कि प्रत्येक पोषण स्तर के जो प्राणी होते हैं प्राप्त कुल ऊर्जा का 90% भाग वो मेटाबॉलिज्म में खर्च कर लेते हैं, केवल 10% उनके जीव भार में संचित रह जाता है, और वो जो 10% संचित रह जाएगा वही ऊपर के ट्रॉपिक लेवल के पास जाएगा। अब जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर गया है, अब आप उसको फिर से एक बार 100% मान लीजिए, उस 100 का वो 90 यूज कर लेगा और 10% उसके बायोमास में रह जाएगा जो तीसरे ट्रॉपिक लेवल को जाएगा। तीसरे ट्रॉपिक लेवल भी वही करेगा और फिर अगले ट्रॉपिक लेवल को 10% जाएगा। तो अगर इस प्रोसेस से अगर हम जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये उत्पादक है, और उत्पादक ने समझने के लिए आप समझें कि यहां पर 1000 कैलोरी का निर्माण किया है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा इस नियम के अनुसार? 100 कैलोरी। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना जाएगा? 3 कैलोरी। और टर्शियरी कंज्यूमर के पास कितना चला जाएगा? 1 कैलोरी। ये हो जाएगा ऊर्जा घटता हुआ, ऊर्जा घटता हुआ। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है इसी नियम पर आधारित होता है कि प्रत्येक पोषण स्तर के प्राणी को जो ऊर्जा मिलती है उसका वो 90% भाग क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं। यानी कि इसको आप समझिए कि हम आपको जो भी एनर्जी मिलती है ये हम लोग अपने शारीरिक ग्रोथ वृद्धि में 90% खर्च करते हैं, 10% ही हमारे बायोमास में संचित रहता है जो अपर टॉपिक लेवल को जीव को जाता है। तो हाँ, ये प्रश्न आपका सही है। यहां पर आप ये कह सकते हो प्रश्न को और आसान करने के लिए कि जैसे बाघ है या शेर है ना, वो इस हिसाब से जाएंगे तो उसके पास ऊर्जा का ट्रांसफर बहुत होगा, कम होगा, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है। ऐसा क्यों है ना? प्रश्न आपका यही है ना। तो इसका अर्थ ये होता है, इसको हम लोग एक पढ़ते हैं पारिस्थितिकीय दक्षता में, इकोलॉजिकल इफिशियंसी कहते हैं उसको। इकोलॉजिकल इफिशियंसी में होता है कि किसी भी पोषण स्तर के जीव के पास वो नंबर ऑफ भक्ष कितना कर रहा है और कितनी एनर्जी प्रतिशत के रूप में ट्रांसफर हो रही है। तो नंबर और भक्ष बढ़ेगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक इस पर होता है। दूसरा होता है कि आप किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हम आप हैं, हमारे आपके जो फूड में कैलोरी होती है वो उतना होता है जितना चाहिए शरीर को? नहीं होता है। हमारी आपकी पहली प्राथमिकता होती है कि पेट भर जाए, लेकिन वहीं पर अनिल अंबानी मुकेश अंबानी खाएंगे तो क्या खाएंगे? वो कैलोरी फूड खाते होंगे कि भाई 2 सेब खिलाओ, अभी 2 गिलास दूध पिला दो, अंडे खिला दो, ये खिला दो। हमारा आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप यहां से भूखे जाएंगे तो 5 चपातियां दो जी, पेट भरना है पहले। तो ये जो इफिशियंसी है उसके कारण ऐसा होता है। एक ही जीव को कैसे भर दिन में एक ही जीव को मार के खाएगा क्या? हाँ। ठीक है। जाया उसमें, लेकिन वो संभव है ना कि भैंस को खाएगा, हिरन को मार के खा सकता है। कोई जरूरी तो नहीं है कि एक ही भैंस में सब है। उसमें तो 50 शेर है, 50 लगे हुए हैं, किसी को इतना गया, किसी को इतना गया। फिर वो 2 घंटे के बाद फिर नए शिकार करेंगे, 3 घंटे के बाद नए शिकार करेंगे, 4 घंटे के बाद वो नए शिकार करने के लिए जाते हैं। 4-5 दिन तक ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वैसे तो जितना शारीरिक बड़ा होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा चाहिए। मेटाबॉलिज्म तो जैसे आप जैसे जैसे एज बढ़ता है लॉस ऑफ एनर्जी भी बढ़ते जाती है, क्योंकि जो श्वसन होता है उसमें एनर्जी उतनी अधिक खर्च होते जाती है। और मेटाबॉलिज्म का भी प्रोसेस सबका अलग होता है, जो मानव का होगा वो जंतु का नहीं होगा, सबका अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको इफिशियंसी से ध्यान रखना है कि पारिस्थितिकी दक्षता टर्म से ही इसकी व्याख्या होती है। लिखेंगे इसको। क्या? भार?
हाँ, जितना होगा उतना उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो। लिखेंगे इसमें पारिस्थितिकी पिरामिड में पॉइंट वाइज ही लिखेंगे, कहानी की तरह नहीं। पहला पॉइंट लिखेंगे, लेकिन जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में, अभी वैसे ही लिखिए, जब आएगा तो हम बताएंगे। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में कुल जीवों की संख्या, कॉमा, उनके कुल जीव भार या बायोमास, उनके कुल जीव भार बायोमास ब्रैकेट में लिख देंगे, और ऊर्जा प्रवाह का आरेखीय प्रदर्शन किया जाता है या आरेखीय निरूपण किया जाता है, आरेखीय निरूपण किया जाता है, तो वह त्रिभुज नुमा रूप धारण करता है, त्रिभुज नुमा रूप धारण करता है। इसलिए इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। इसलिए इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके जनक यानी पारिस्थितिकीय पिरामिड के इसके जनक चार्ल्स एल्टन माने जाते हैं। इसके जनक चार्ल्स एल्टन माने जाते हैं। इसलिए इसे चार्ल्स एल्टन माने जाते हैं, इसलिए इसे एल्टन पिरामिड भी कहते हैं। इसलिए इसे एल्टन पिरामिड भी कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है, जो 3 प्रकार का होता है, जो 3 प्रकार का होता है। तो डैश देके पहला लिखेंगे संख्या पिरामिड, संख्या पिरामिड, नंबर पिरामिड, अंडरलाइन करके इसमें भी पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। लेकिन इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल जीवों की संख्या कितनी है, प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल जीवों की संख्या कितनी है, उसकी जानकारी मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है, उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखिए यह सीधा और उल्टा दोनों, यह सीधा और उल्टा दोनों होता है, यह सीधा और उल्टा दोनों होता है। देखिए जैसे एक घास का मैदान या तालाब, जैसे एक घास के मैदान या तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा होगा, संख्या पिरामिड सीधा होगा, जबकि एक वृक्ष का संख्या पिरामिड उल्टा होगा,
जबकि एक वृक्ष का संख्या पिरामिड उल्टा होगा। इस डायग्राम को आप बना देंगे नीचे में। क्या ये पोषण स्तर बना रहे हैं ना, ये लाइन देने का तो अर्थ यही है कि ये एक पोषण स्तर, ये 2, ये 3, ये 4 है। ये दोनों बनाना है, ये घास मैदान का और एक वृक्ष का। बहुत लोग पहले ही डायग्राम बना के रख लिए थे। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? जागरूक, या 3 इडियट मूवी का चतुर। बन गया डायग्राम। दूसरा लिखेंगे बायोमास पिरामिड। बायोमास पिरामिड लिखेंगे इसमें। अब ये क्या कर रहे हैं, पहले ही डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए हमको रोक दिए हैं। बायोमास वाला है ना। अच्छा, यही बना रहे हैं तो इतना पीछे क्यों? ये तो हो गया कि उस मूवी में जो उसका 2 दोस्त है जो सबसे नीचे आता है। वो लोग नीचे से देखना भी शुरू करता है। पहले तो खुशी होती है, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा दुखी होता है जब सबसे ऊपर में रणछोड़ दास चांचर का नंबर। और वो सही दिखाया हुआ है। दोस्त पास कर जाए तो दुख नहीं होता है, फेल कर जाए तो खुशी होती है, लेकिन वो टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है कि क्यों ये टॉप कर गया है। ये मानवीय नेचर है। लिखेंगे बायोमास पिरामिड में पॉइंट वाइज ही। लेकिन एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल पर, एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल पर, निश्चित क्षेत्रफल पर विभिन्न पोषण स्तर के जीव, विभिन्न पोषण स्तर के जीवों में संचित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा, संचित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा को बायोमास कहते हैं। बायोमास कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। लेकिन बायोमास पिरामिड भी संख्या पिरामिड के समान, बायोमास पिरामिड भी संख्या पिरामिड के समान सीधा और उल्टा, बायोमास पिरामिड भी संख्या पिरामिड के समान सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे एक वन पारिस्थितिक तंत्र का, जैसे एक वन पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड, एक वन पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड सीधा होगा, बायोमास पिरामिड सीधा होगा, जबकि एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र का, जबकि एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा होगा।
बायोमास पिरामिड, जबकि एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा होगा। इस दोनों डायग्राम को